राजौरी के कोल फील्ड्स में हाल कुछ ऐसा है, न धुआं उठ रहा है न प्रोडक्शन, सिर्फ नोटिसेस, लाइबिलिटीज और प्रोटेस्ट्स की आवाज आ रही है। सवाल ये है कि ज्यादा भारी क्या है, जमीन के नीचे का कोयला या दफ्तर के कागज। नाजरीन, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के कालाकोट कोल फील्ड्स में माइनिंग ऑपरेशंस बिल्कुल रुक गए हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस रुकावट के पीछे रेगुलेटरी, स्टाफिंग और फाइनेंशियल चैलेंजेस का मिक्स है। मेहताका कोल माइन को डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS श्रीनगर ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि सेफ्टी और टेक्निकल स्टाफ की कमी पाई गई। साथ ही कोल माइंस प्रोविडेंट फंड CMPF की लाइबिलिटीज अक्टूबर 2025 तक 71.34 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। 19 जून 2025 को DGMS ने कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 के सेक्शन 22 सब सेक्शन 3 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी किए। मेहताका माइन में क्वालिफाइड माइन मैनेजर्स, सर्वेयर्स जैसे मैंडेटरी टेक्निकल स्टाफ की कमी थी। जब तक ये कमी पूरी नहीं होती और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिस्टोर नहीं किए जाते, प्रोडक्शन बंद रहेगी। कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल के जरिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया है और DGMS से ऑपरेशंस दोबारा शुरू करने के लिए क्लियरेंस मांगी है। दूसरी तरफ पुरानी मुघोला माइन जो लगभग 50 साल पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से गिरती हुई प्रोडक्शन का सामना कर रही है। गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस और सेफ्टी इंप्रूव करने का वादा किया है और प्रोडक्शन बढ़ाने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने और कोल सप्लाई स्टेबल करने के लिए मुघोला में एक नई माइन खोलने का प्लान एक्सप्लोर किया जा रहा है। फाइनेंशियल तौर पर कालाकोट माइंस पुराने कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। CMPF के ड्यूज अक्टूबर 2025 तक 71.34 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जो कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। पेंशन और ग्रेजुइटी पेमेंट्स को फेजेस में क्लियर किया जा रहा है, जबकि करंट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस रेगुलर डिपॉजिट हो रहे हैं। हिस्टोरिक ड्यूज की क्लियरेंस 169.4 करोड़ की रियलाइजेशन पर डिपेंड करती है, जो थर्मल पावर स्टेशन कालाकोट को पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने से मिलने का क्लेम है या फिर गवर्नमेंट के एक वन टाइम फाइनेंशियल पैकेज से। इस क्राइसिस का सीधा असर वर्कर्स पर पड़ा है। 30 जून 2025 को न्यू मुघोला कोल माइन के लगभग 274 वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि ऑपरेशंस बंद थे, काम अलॉट नहीं हो रहा था और अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही थी, जिससे सैलरी इफेक्ट हो सकती थी। वर्कर्स जोगेंद्र सिंह और कृष्णा सिंह ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग्स के जिम्मेदार वो नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से तुरंत इंटरवेंशन की अपील की। कालाकोट कोल फील्ड्स जम्मू और कश्मीर के लिए हिस्टोरिकल अहमियत रखते हैं। इनका डेवलपमेंट कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन के साथ हुआ था, जो नॉर्थ इंडिया का पहला कोल फायर पावर प्लांट था। ये प्लांट 1968 में कमीशन हुआ और 1979 में पोर कोल क्वालिटी और हाई एश कंटेंट की वजह से बंद कर दिया गया। इस प्लांट ने कालाकोट टाउन की ग्रोथ में अहम किरदार अदा किया, जहां शॉप्स, कॉलोनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन प्लांट बंद होने के बावजूद गवर्नमेंट अब भी लगभग 250 वर्कर्स की सैलरीज पर सालाना 11 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। डीकमीशन प्लांट से चोरी की रिपोर्ट्स भी सालों में सामने आती रही है। करंट क्राइसिस ये दिखाता है कि कोल सेक्टर में फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को बैलेंस करना कितना मुश्किल हो गया है। टेक्निकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट, सेफ्टी इंप्रूवमेंट और नई माइंस एक्सप्लोर करने का कदम उठाया जा रहा है, लेकिन कालाकोट कोल फील्ड्स इस वक्त एक क्रिटिकल मोड पर खड़ा है। इस सब के बीच लॉन्ग डिफंक्ट कालाकोट थर्मल पावर प्लांट दोबारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उभर कर आया है, जब जम्मू और कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड ने 169.4 करोड़ का क्लेम रेज किया। ये डिस्प्यूट सरकारी ऑर्डर्स और पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग के फैसलों के दरमियान फंसा हुआ है। कालाकोट थर्मल प्लांट असल में 23 जनवरी 1973 को गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स डिपार्टमेंट से वर्क्स एंड पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ था। फिर 19 सितंबर 1994 को गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया। जम्मू और कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड ने प्लांट की वैल्यू 5,33,38,213 SS की थी, लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद। ये अमाउंट ऑडिटेड बैलेंस शीट में अमाउंट्स रिसीवेबल के तौर पर शो किया गया, लेकिन कंपनी के मुताबिक आज तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई। इसी नॉन पेमेंट का हवाला देते हुए जम्मू और कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 169.4 करोड़ का क्लेम किया है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 5,33,48,213 और 1973 से 7% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट शामिल है। पावर कॉर्पोरेशन बनने के बाद एसेट्स फेजेस में ट्रांसफर हुए।
29 सितंबर 1999 को जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 916 करोड़ के एसेट्स JKPDC को ट्रांसफर करने की अप्रूवल दी, लेकिन नॉमिनल कंसिडरेशन सिर्फ ₹1 रखा गया। ये वैल्यूएशन 31 मार्च 1998 तक के असेस्ड वैल्यू पर बेस्ड थी, जिसमें कालाकोट थर्मल पावर प्लांट के 5 करोड़ भी शामिल थे। दिसंबर 12, 2018 को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन के तहत फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला हुआ, जिसे गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए इम्प्लीमेंट किया गया। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक 1999 में ₹1 पर ट्रांसफर हुए एसेट्स को उनकी ओरिजिनल वैल्यू 916 करोड़ पर ट्रीट किया गया और इसे स्टेट गवर्नमेंट का इक्विटी कंट्रीब्यूशन माना गया। कॉर्पोरेशन को इस अमाउंट के बराबर इक्विटी शेयर्स गवर्नमेंट के फेवर में इशू करने का डायरेक्शन दिया गया। बोर्ड अप्रूवल के बाद 916 करोड़ के इक्विटी शेयर्स इशू भी कर दिए गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 29 सितंबर 1999 तक ट्रांसफर हुए 916 करोड़ के एसेट्स की पेमेंट JKPDC ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पूरी कर दी है। इस टोटल वैल्यूएशन में कालाकोट थर्मल पावर प्लांट का 5 करोड़ भी शामिल है। फिर भी जम्मू और कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड का कहना है कि 1973 से इंटरेस्ट के साथ उनका ड्यू अमाउंट अब तक अनपेड है, जो उनके 169 करोड़ के क्लेम की बुनियाद है। ये पूरा मामला नाज़रीन जम्मू और कश्मीर के पावर सेक्टर में इंटर डिपार्टमेंटल एसेट ट्रांसफर्स, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के कॉम्प्लेक्स लेगेसी को रिफ्लेक्ट करता है, जहां कालाकोट थर्मल प्लांट एक सेंट्रल डिस्प्यूट पॉइंट बन चुका है। एक तरफ वर्कर्स का रोजगार, दूसरी तरफ रेगुलेशंस, तीसरी तरफ करोड़ों का हिसाब किताब। सवाल ये है कि पहले क्या निकलेगा, कोयला या फिर से इस पुराने हिसाब का धुआं। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।